कोई साउंड प्रोड्यूस नहीं हुई, कोई हीट का मसला नहीं, तो क्या होगा? तो कहता है जी ऐसे कोलिजन को इलास्टिक कोलिजन कह दीजिए, जो कि मैं समझता हूं बहुत ही कोई एक एक अज्यूम्ड कंडीशन है। हकीकत में ऐसा नहीं होता। हकीकत में जब भी कोलिजन होता है तो आवाज का कॉन्सेप्ट लाजमी है, साउंड में एनर्जी का वेस्टेज लाजमी है, हीट में एनर्जी का कन्वर्जन लाजमी है। तो काइनेटिक एनर्जी का कंजर्व होना नामुमकिन है। मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर सिस्टम के पास है भी तो किसी ना किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट लाजमी होगी। जितनी काइनेटिक एनर्जी सिस्टम की कोलिजन से पहले होगी उतनी कोलिजन के बाद नहीं होगी। कोलिजन से पहले वाली काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी और कोलिजन के बाद वाली काइनेटिक एनर्जी कम होगी। खैर जो भी है, इस तरह के कुछ कॉन्सेप्ट्स हमने डेवलप किए। इन कॉन्सेप्ट्स में हम क्या पढ़ रहे थे? अल्टीमेटली एंड पे मैंने एक सिचुएशन बनाई है, देयर इज अ स्पेशल केस ऑफ इलास्टिक कोलिजन एंड देयर इज अ स्पेशल केस ऑफ इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन का स्पेशल केस क्या था? व्हाट इफ द masses of the colliding objects are same and they are undergoing an elastic collision, then क्या होगा? velocities आपस में स्वैप हो जाएंगी, इधर वाले की उसके पास, उधर वाले की इसके पास हो जाएगी। ओके सरासन एक और चीज है, उन्हें बोले ये मोमेंटम वाली कोलिजन्स वाली एक एमसीक्यूज की शीट भी बनी पड़ी है, वो भी भिजवा दीजिए। अच्छा जी, फिर इन इलास्टिक कोलिजन्स की तरफ जब हम जाते हैं तो वहां पे मैंने एक स्पेशल सिचुएशन क्या डेवलप की कि अक्सर हम सवाल देखेंगे, बल्कि एक सवाल तो हम पिछली शीट में देख चुके हैं कि जब क्या हो रहा था, जब दो ऑब्जेक्ट्स ने आपस में कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद वो आपस में चिपक गए, चिपक कर आगे जाने लगे, वो स्टिक टुगेदर हो गए, ज्वाइन टुगेदर हो गए या मूव ऑफ टुगेदर हो गए, जिसके लिए एक और लफ्ज क्या था? कोइलेस हो गए। तब क्या होता है? तब मैं समझता हूं वो तो शक्ल देखकर ही कौन है, वो शक्ल देखकर ही इनइलास्टिक है। लास्ट लेक्चर में कहीं बुशरा ने पूछा सर कैसे इनइलास्टिक हो सकता है, तो वो तो मैंने कोई जवाब दिया होगा, प्लीज जवाब देंगे। हाँ, उनकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच की कोई ना कोई वैल्यू है, लेकिन जब स्टिक टुगेदर हो गए तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, सेपरेट तो हो ही नहीं रहे, तो जब सेपरेट ही नहीं हो रहे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी? इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको लाजमी अप्लाई होना चाहिए। किसके ऊपर? इलास्टिक कोलिजन के ऊपर कॉन्सेप्ट लाजमी अप्लाई होता है। और अगर ये कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा तो भाई क्या है? तो कोलिजन इलास्टिक नहीं है, कोलिजन कैसी है? इनइलास्टिक होगी। ठीक है जी, किसको मसला है? अब आपको एक वर्कशीट दी गई है, उसको आप इस्तेमाल करके स्क्रिप्ट क्या क्या मेंशन करेंगे, सवाल आप क्या क्या मेंशन करेंगे, जवाब आप कैसे कैसे उसका कंपोज करेंगे, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने यहां से आगे क्या करना है, कुछ सवालात आपको कराने की कोशिश करनी है। थियोरेटिकल तो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग दे दी है। अब न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए, ये कॉपी लीजिए भाई साहब, न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आपके पास जो वर्कशीट है, उस वर्कशीट में देयर आर 12 क्वेश्चंस। इन 12 क्वेश्चंस में से 2 या 3 क्वेश्चंस मैं डिसाइड कर रहा हूं कि जो मैंने पढ़ाने हैं, बाकी आप लोग खुद कराएंगे जनाब साहब। जी भाई, 3 सवाल इसमें से मैंने आपको कराने हैं। सबसे पहले कराऊंगा आपको क्वेश्चन नंबर 1, फिर आपको मैंने कराना है क्वेश्चन नंबर 8, फिर आपको मैंने कराना है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है जी, बाकी सवाल आप लोगों ने खुद करने की कोशिश करनी है। प्लीज जरा सबके सब क्वेश्चन नंबर 1 पे चल जाए। प्लीज बताइए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है जी? स्टेट व्हाट? स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। स्टेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ओके जी, ये समझाऊं। इफ एन ऑब्जेक्ट ए exerts a force on object B, then the object B exerts an equal but opposite force on object A. Okay. B part. B में क्या लिखा है? A block X of mass mx, जो लेबल नहीं होगा वो लेबल करते जाएंगे। ठीक, X के ऊपर mx लेबल हुआ, मैंने ड्राइंग में X के ऊपर mx लेबल हुआ। Slides in a straight line along a horizontal frictionless surface. ठीक है, underline the word frictionless surface.
कि फ्रिक्शन रिएक्शन का मसला कोई नहीं है इसके अंदर। ओके, फ्रिक्शनलेस सरफेस को रन कर ले एज शोन इन फिगर 3.1। ओके, द ब्लॉक एक्स मूविंग विद स्पीड 5v, 5v की स्पीड लेवल हुई भी है ड्राइंग पे। ओके, कोलाइड्स हेड ऑन, अंडर द वर्ड हेड ऑन, बिल्कुल सीधा, विद अ स्टेशनरी ब्लॉक y, अंडरलाइन द वर्ड स्टेशनरी ब्लॉक। डायग्राम पे जाएं, डायग्राम पे जाकर y के ऊपर क्या लिखें, y के ऊपर लिखें स्पीड इक्वल 0। y के ऊपर x पे स्पीड क्या लिखी हुई है 5v, तो y पे स्पीड क्या लिख दें, स्पीड इज 0 ऑफ मास my। ओके, ये सिचुएशन क्या है, बिफोर कोलिजन की है। क्या होगा, अल्टीमेटली कोलिजन होगा, द टू ब्लॉक्स स्टिक टुगेदर, अंडरलाइन स्टिक टुगेदर। इधर क्या अंग्रेजी लिखेंगे, कोइलेस, क्या लिखेंगे, कोइलेस लिखें। एंड देन मूव विद अ कॉमन स्पीड, मूव विद क्या, अंडरलाइन द वर्ड कॉमन स्पीड। ये डायग्राम में लेवल हुई भी है, वहां लेवल हुआ है स्पीड v, स्पीड के पीछे लिखे कॉमन, कॉमन स्पीड v। डायग्राम पे जाके स्पीड v है ना, क्या लिख दें, कॉमन स्पीड v। ओके, क्या करें जी, अभी पहले तो मुझे एक बात बताएं, इसकी शक्ल पे लिखा है मैं कौन सा कोलिजन हूं, इन इलास्टिक कोलिजन हूं। क्यों, द मोमेंट स्टिक टुगेदर हुआ था, ये स्टिक टुगेदर किसकी सिचुएशन थी, मैंने कहा था ये वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कुछ होगी और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 होगी, तो ये कब होगा, इन इलास्टिक में होगा। तो आई थिंक जहां पे स्टिक टुगेदर लिखा था ना, वहीं पर आपको कोइलेस के साथ साथ क्या लिखना चाहिए, इन इलास्टिक कोलिजन। क्या लिखना चाहिए, इन इलास्टिक कोलिजन, लिख दिया है। अच्छा जी, लेकिन एक बात है, वैसे कोलिजन हो इलास्टिक या हो इन इलास्टिक, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो होती है। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो ना हो वो एक अलग बात है, मोमेंटम इन एनी केस कंजर्व होता ही होता है। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम भाई? ओके, तो वो क्या कहता है, यही तो कह रहे हैं, यूज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू शो दैट द रेशो ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस। क्या करो, व्हाट इज, अंडरलाइन द वर्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अंडरलाइन द वर्ड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या लिखेंगे उसके नीचे आप, हाँ जी, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इसको सिंबल्स में, चूंकि न्यूमेरिकल स्पेस है ना, तो सिंबल्स में कैसे लिखूं, सिग्मा पी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू क्या, सिग्मा पी आफ्टर कोलिजन। व्हाट इज बिफोर कोलिजन का सीन है जी, एम एक्स इंटू क्या, तो जो आपका एम एक्स था उसकी स्पीड क्या है 5v प्लस एम वाई इंटू क्या 0। व्हाट इज मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, एम एक्स इंटू वी प्लस एम वाई इंटू वी, या v कॉमन लेकर एम एक्स प्लस एम वाई इंटू वी, ओवर वी नहीं, इंटू वी। किसको मसला इस बात से, क्या निकालना जी, आई थिंक वो हमने क्या निकालना, रेशो निकालनी है, करें जी। दिस इज 5 mxv इज इक्वल टू mx प्लस my इंटू वी, वी क्या हो जाएगा, कैंसिल, 5mx 1mx प्लस 1mv, मान ले जाए 5mx 1mx माइनस 1mx क्या हो जाएगा, किसको ऊपर रखना है, my ओवर mx इज इक्वल टू, जो बनाना था बन चुका है। किसको मसला इस बात से, आगे चलें जी। इमरान गर्म पानी चाहिए बेटा। पार्ट 2 में क्या कहता है, कैलकुलेट द रेशो। अच्छा, आप कौन सी रेशो निकालनी है जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर कोलिजन, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स एंड वाई बिफोर कोलिजन। अच्छा हाँ, क्या पता सिंबल्स कट जाए, यहां भी तो मैथ्स की रेशो करते करते 4 हो गई है, मैथ्स की रेशो इज इक्वल टू 4 हो गई है, तो वहां भी क्या पता कटेगा। प्लीज टेल मी, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी का क्या सीन होगा, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन ऊपर है और काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन नीचे है। प्लीज टेल मी, आफ्टर कोलिजन का क्या सीन है। सबसे पहले हाफ सीन है, मास कितना है आफ्टर कोलिजन, mx प्लस my इंटू क्या, इंटू स्पीड का स्क्वायर। व्हाट इज द स्पीड,
v का क्या स्क्वायर। किसी को मसला इस बात से? बिफोर कोलिजन का क्या सीन है? हाफ इनटू क्या? इट वाज mx ओनली दैट वाज मूविंग इनटू 5v का स्क्वायर, वेयर एज my का क्या सीन था? रेस्ट, तो उसकी जरूरत ही नहीं। क्या करूं सर? ये हाफ और हाफ काटे, काट दिया भाई। फिर v स्क्वायर और v स्क्वायर काटें, ऊपर क्या बचेगा वैसे? mx प्लस my, नीचे क्या बचेगा? mx तो बचेगा ही बचेगा, मल्टीप्लाई बाय क्या? ये 5 का स्क्वायर 25, v का स्क्वायर, नीचे वाला v स्क्वायर ऊपर वाला v स्क्वायर कैंसिल, तो आई थिंक क्या बचेगा? 25। किसी को मसला इस बात से? वो कहते हैं ऊपर वाला v स्क्वायर, बल्कि एक सेकंड अभी पहले लिखें फिर काटें। v स्क्वायर अब काट दें। अब बताएं क्या सीन है, मुझे एक बात बताएं। अभी अभी आपने यहां से क्या सॉल्व किया था? पिछले वाले पार्ट में आपने क्या किया था? my ओवर mx इज इक्वल टू क्या? प्लीज टेल मी व्हाट इज my। कहना ऐसे कि my की जगह मैं लिख दूं क्या? 4mx, तो ले आए इधर। my की जगह क्या करूं? सुने क्या बनता है? mx प्लस my की जगह 4mx ओवर क्या है? 25mx, क्या बना? 5mx ओवर 25mx, mx, the answer is that's it। इसको मसला इस बात से? फिजिक्स का सवाल कम है, अलजेब्रा का सवाल ज्यादा है। ये तो मैथ्स की अलजेब्रा है, अलजेब्रा के हिसाब से इसको हैंडल करें कि कौन कौन सिंप्लीफाई हो रहा है और कौन कौन सिंप्लीफाई नहीं हो रहा। इनको खामोश करें सर जी, साथ वाली क्लास है। State the value of the ratio in part 2 for a perfectly elastic collision 1:1। अगर perfectly elastic collision हो तो जितना टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन होता है उतना ही टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन होता है। लेकिन अभी क्या हुआ है? 1:5। इसका मतलब 4 पार्ट्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लूज हो गए हैं, 1 पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिमेनिंग है। और आप कहेंगे सर जी ये तो आपको तो पहली शक्ल देख के पता चल गया था। कौन सी शक्ल देखकर? जुड़ गए थे ना। मैंने वो क्या कहा था कल कि जुड़ने वाली सिचुएशन कौन सी है? 100% इनइलास्टिक सिचुएशन है। ठीक है, खैर क्या है क्या नहीं है जो मैं समझाना चाहता था मैं समझा चुका हूं। कुछ सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। सी पार्ट पे ना, सी पार्ट में प्लीज गौर करिए क्या हो रहा है। मोमेंटम टाइम का ग्राफ है। The variation with time t of the momentum of block x in B is shown in figure 3.3। प्लीज x एक्सिस पे जाके देखें क्या लिखा हुआ है, स्लैश, ये जरा हाईलाइट कीजिएगा, टाइम इज इन मिली सेकेंड्स। y एक्सिस पे क्या है? मोमेंटम, लेकिन एक मसला है y एक्सिस का, वहां पर लेबल्ड, वहां यूनिट्स लेबल्ड नहीं है, वैल्यूज भी लेबल्ड नहीं है। खैर कोई बात नहीं, क्या होगा? न्यूटन सेकेंड होगा या kg ms-1 होगा, खैर जो भी है। वैसे डब्बे तो गिन सकते हैं हम। जब कोलिजन हुई है तो कोलिजन का टाइम कितना है? 20 मिली सेकेंड्स। और जब कोलिजन हुई है तो ये जो x का मोमेंटम है कितने डब्बे नीचे आया है? 4 डब्बे। कितने डब्बे? तो y का मोमेंटम भी किधर जाएगा? 4 डब्बे ऊपर। क्या करना है? इसी के ऊपर ड्रॉ करना है। डिस्क्राइब क्वालिटेटिवली the magnitude and direction of the resultant force if any acting on block x in the time interval 0 से 20। 0 से 20 तक क्या हो रहा है? कोई क्या नहीं हो रहा, मोमेंटम कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यह है कि ग्राफ का ग्रेडियंट वैसे निकालना क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। अंडरलाइन करें इसको, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स। लेकिन जवाब लिखने से पहले अब एक बात पे गौर कीजिए, मुझे 3 नंबर हैं। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट क्या देना है मुझे क्या आर्ग्यूमेंट, मैं कहां से फोर्स निकालने लगा हूं? फोर्स इज इक्वल टू, तो जवाब पहले वाले के जवाब लिखिए, सिंस
रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ। आंसर स्पेस में लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू द ग्रेडियंट ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ। सो व्हाट, सो व्हाट जनाब साहब, सो जब टाइम 0 से 20 हो रहा था, ग्रेडियंट कितना था, तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी थी, सो रिजल्टेंट फोर्स इज 0। यही आर्गुमेंट 20 से 40 में जाएगा कि 20 से 40 में जाके देखिए, आपने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को क्वालिटेटिवली समझाना है। बताएं जनाब साहब, 20 से 40 में क्या हो रहा है, ग्रेडियंट इज कांस्टेंट बट नेगेटिव, सो द फोर्स इज कांस्टेंट बट नेगेटिव। तो लिखें, सिंस द ग्रेडियंट ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ इज, ये बिल्कुल वैसे है जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ के जमाने में हम पूरे आर्गुमेंट्स लिखते होते थे कि ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज इक्वल टू स्पीड, सो दिस, ग्रेडियंट ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, सो दिस। तो यहां पर भी क्या लिखेंगे, सिंस द ग्रेडियंट ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ इज कांस्टेंट बट नेगेटिव, सो व्हाट, सो द फोर्स इज कांस्टेंट बट नेगेटिव। नेगेटिव मतलब बैकवर्ड्स, कि x ने y को जब टक्कर मारी है तो रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक x, क्या वो राइट है कि लेफ्ट है, जो राइट है कि लेफ्ट है, वो लेफ्ट है। किधर जनाब साहब, चूंकि y पर फोर्स है राइट की तरफ, x पर फोर्स किधर है, x पर फोर्स होगी लेफ्ट की तरफ, नेगेटिव का मतलब क्या है, लेफ्ट की तरफ। फिजिक्स है कि केमिस्ट्री है, अच्छा ठीक है, मैं इसको एंड पे देख लूंगा, ठीक है। वो क्या है, मोमेंटम वाला है, दिखा दो। थैंक यू बेटा जी। नहीं ये तो ओ लेवल का है ना, ये एस लेवल का है, मोमेंट्स का नहीं, मोमेंटम का ही एमसीक्यूज, छोड़ दो बस। देख लो, अगर मोमेंटम वाले या कोलिजन्स वाले, थ्योरी हमने दे दी है, वर्कशीट देखनी है, एमसीक्यूज देखने। जी भाई क्या बात हो रही है, हाँ जी हाँ जी, ग्रेडियंट ऑफ क्या, मोमेंटम टाइम ग्राफ क्या था आपके पास पीछे, कांस्टेंट बट नेगेटिव, सो रिजल्टेंट फोर्स इज कांस्टेंट बट नेगेटिव, आथिंग हो जाना चाहिए। ऑन क्या, ये फोर्स है क्या, ऑन एक्स है, अगर ये ऑन वाई होती तो वाई पर फोर्स टू द, लेकिन वो मैं ग्राफ बनाना मैंने भी आगे। ऑन फिगर 3.3 sketch the variation of the momentum of block y with time t from 0 to 60। प्लीज टेल मी, मोमेंटम ऑफ ब्लॉक y पे क्या करेंगे, 0 से 20 पे कैसी लाइन लगाऊं, हॉरिजॉन्टल किधर, x एक्सिस पर। फिर 20 से 40 में कितने डब्बे ऊपर जाऊं, 4 डब्बे ऊपर जाएं जी, 1 2 3 4, चौथे डब्बे तक जाएं, बनाओ भाई, कहीं से नहीं, 0 से 20 तक x एक्सिस पे लाइन लगाओ। चूंकि मोमेंटम 0 नहीं है, y की इनिशियल स्पीड क्या थी, स्टेशनरी, y का इनिशियल मोमेंटम क्या था, 0, तो वहां पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी ऑन द x एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन लगेगी ऑन द x एक्सिस। फिर 20 से 40 तक 4 डब्बे ऊपर जाने हैं, याद रखिए 4 डब्बे पे पहले पॉइंट लगा लें। लो जी, उसके बाद क्या करें, उसके बाद फिर हॉरिजॉन्टल कर दें। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझाना पड़ेगा, हो गया। चलें जी, अरीबा योर क्वेश्चन प्लीज। हाँ मैंने पहले ऑपोजिट ही बोला था, बैकवर्ड बोल दें, नेगेटिव बोल दें, ग्रेडियंट इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव, फोर्स इज कांस्टेंट एंड नेगेटिव, इनफ। नेगेटिव मतलब बैकवर्ड्स, ऑपोजिट के लिए बताना पड़ेगा, ऑपोजिट टू व्हाट, नेगेटिव इज इनफ। नेगेटिव का वर्ड भी ठीक है, बैकवर्ड्स का वर्ड भी ठीक है। मैंने सेकंड पार्ट में नहीं लिखा, आपने देखा मैंने सेकंड पार्ट में क्या लिखा, मैंने सेकंड पार्ट में ग्रेडियंट ऑफ मोमेंटम टाइम ग्राफ इज लाइक दिस, सो फोर्स इज लाइक दिस, ये बोला जी। दोबारा सवाल पूछिए। अच्छा पुत्र क्या कर रहे हो, चलो एक सवाल है, मैं इसको सवाल की तरह से ट्रीट करूंगा, सिंपल सा मैंने जवाब देना है।
ग्राफ, अच्छा मैंने समटाइम ए लेवल की क्लास में सोचता हूँ, जवाब सोचता हूँ, एक्स एक्सिस पे कौन है? एक्स एक्सिस की कोई भी टाइम, मतलब टाइम कहीं से भी निकालना हो तो कहां से निकालेंगे? ओके, वाई एक्सिस पे कौन है? मोमेंटम के बारे में कोई भी बात करनी है कहां से करेंगे? वाई एक्सिस से। ग्रेडियंट पर क्या है? तो फोर्स के बारे में कोई भी बात करेंगे कैसे करेंगे? अच्छा, आपको ग्रेडियंट्स का कॉन्सेप्ट पता है? लाइन हॉरिजॉन्टल हो तो ग्रेडियंट क्या होता है? लाइन हॉरिजॉन्टल हो तो ग्रेडियंट क्या होता है? तो बस बात खत्म होती है। सर मेरी बात खत्म नहीं, मेरा ये वाला आर्गुमेंट खत्म हुआ। लाइन हॉरिजॉन्टल हो तो ग्रेडियंट क्या होता है? तो फिर उस केस में रिजल्टेंट फोर्स क्या होगी? 0। लाइन स्ट्रेट हो क्या हो तो ग्रेडियंट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो लाइन स्ट्रेट है तो ग्रेडियंट कांस्टेंट है, तो फोर्स क्या होगी? कांस्टेंट होगी। आप जो मुझसे कह रही हो उसका मतलब ये है आपको ग्रेडियंट का मतलब नहीं पता। बेटा मैं यही कह रहा हूं कि नेगेटिव का मतलब कुछ और होता है और डिक्रीजिंग का मतलब कुछ और होता है। उनके दिमाग में ग्रेडियंट का मतलब कंफ्यूज हो गया है। कैसे मतलब कंफ्यूज हो गया? अब ना मैं टाइम के एक्सिस की बात करूंगा, ना मैं मोमेंटम के एक्सिस की बात करूंगा, मैं प्योर मैथ्स की बात करना चाहता हूं। पहले आपके मैथ्स में छोटी गलती कर रही हैं आप कुछ। क्या मैथ्स में गलती कर रही हैं? दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। इफ लाइन इज लाइक दिस, क्या कहूं इसके ग्रेडियंट को? किस खुशी में? ऊंचा बोलिए। लाइन स्ट्रेट है तो ग्रेडियंट कांस्टेंट है। अच्छा, इसका क्या करूं? ग्रेडियंट कांस्टेंट है, क्यों? लाइन स्ट्रेट है तो बात खत्म भाई। मैंने आपको आज से पहले कब पढ़ाया है कि जनाब इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, इस पॉइंट को देखो, इसका डेल्टा वाई देखो, इसका डेल्टा एक्स देखो। हाँ, मैथ्स में जब हम बहुत बचपन में खेलते थे इस तरह से तो हमें पता होता था ये है डेल्टा वाई, ये है डेल्टा एक्स, तो ग्रेडियंट क्या है? सर ये कोई पॉजिटिव वैल्यू है ओवर ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये आंसर पॉजिटिव है, ठीक है। यहां पर क्या होगा? ये आपका डेल्टा वाई है, ये आपका डेल्टा एक्स है। मुझे अगर क्या निकालना है? इसका ग्रेडियंट निकालना है, तो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स होगा। डेल्टा वाई क्या है? नीचे जा रहा है, नेगेटिव है। डेल्टा एक्स क्या है? पॉजिटिव है। हाँ, आंसर नेगेटिव आएगा। मैंने ये तो कभी भी नहीं कहा कि वाई इंक्रीज हो रहा है तो एक्स डिक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल जवाब डिक्रीज होगा। ऐसे पढ़ते हैं ग्रेडियंट के बारे में। आपको समझ आया कि आपका सवाल ही गलत था? क्या आप ग्रेडियंट को पता नहीं कैसे परसीव कर रहे थे? ग्रेडियंट वाज राइज ओवर रन। इस डेल्टा, आप, मैंने लाइन सीधी लगाई, आपने स्ट्रेट अवे कहा कि ग्रेडियंट इज कांस्टेंट। मैंने यहां भी लाइन सीधी लगाई, आपने स्ट्रेट अवे कहा कि ग्रेडियंट इज कांस्टेंट। तो जब आप ग्रेडियंट कांस्टेंट कह रही हैं, किस बुनियाद पर कह रही हैं आप? ओ लेवल की एक बुनियाद थी, इफ द लाइन इज स्ट्रेट ग्रेडियंट इज कांस्टेंट। ये वाली स्ट्रेट तब भी कांस्टेंट, ये वाला स्ट्रेट तब भी कांस्टेंट। द ओनली डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट वाज क्या? इसका डेल्टा वाई इज पॉजिटिव, इसका डेल्टा वाई इज, इसका डेल्टा वाई इज राइज, इसका डेल्टा वाई इज रन, नहीं फॉल। इसका डेल्टा वाई इज पॉजिटिव होने की वजह से द ग्रेडियंट इज पॉजिटिव, इसका डेल्टा वाई के नेगेटिव होने की वजह से द ग्रेडियंट इज नेगेटिव। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव तो वो वाला आ रहा है। ग्रेडियंट इज कांस्टेंट कैसे? अब आप यहां से यहां तक निकालो, यहां से यहां तक निकालो, यहां से यहां तक निकालो, यहां, इन सबको क्या कहते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। क्या कहते हैं? तो मैं यहां से यहां जाऊं, यहां से यहां जाऊं, यहां जाऊं, यहां जाऊं, सबका गेन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। बिल्कुल इसी तरह इस पॉइंट का गेन निकालें, इन दो का निकालें, इन दो का निकालें, इन दो का निकालें। ऑल दीज पॉइंट्स आर क्या? कोलिनियर पॉइंट्स, सेम लाइन, सेम पॉइंट, लाइंस ऑन द सेम पॉइंट्स ऑन द सेम लाइन, तो गेन क्या होगा? आप अपना जुमला दोबारा दोहराएं जो आप कह रहे थे। आपने कहा सर देखें मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, मतलब y कम हो रहा है, y कम हो रहा है और x इंक्रीज हो रहा है, तो ग्रेडियंट जो है वो क्या हो जाना चाहिए? डिक्रीज हो जाना चाहिए। अब बताएं सही कह रही थी कि आप गलत कह रही थी? उत्तर y अगर कम हो रहा है और x अगर ज्यादा हो रहा है, मतलब इतना तो है ना, y चेंज हो रहा है, x चेंज हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है कि ग्रेडियंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है। इसका क्या मतलब है? ग्रेडियंट इंक्रीज हो रहा है। तो सर जी ऐसा तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। कॉन्सेप्ट ही सीधा सीधा, लाइन सीधी है तो ग्रेडियंट कांस्टेंट। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो आपका वो थोड़ा खराब है
कि एक्स इंक्रीज हो रहा है, मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, तो आप पता नहीं यहां से आके खराब कर दिया आपने सारा काम कि फोर्स डिक्रीज हो रही है। नो वे, फोर्स अब आते हैं किसकी तरफ, ये कौन है, टाइम का एक्सेस है, ये कौन है, ये मोमेंटम का एक्सेस है। तो इधर ये कौन है, डेल्टा टी है, ये कौन है, डेल्टा पी है। कौन कह रहा है कि इसका इंक्रीज देखना है तो उसका डिक्रीज देखना है, मुझे फोर्स निकालनी है, मुझे सीधा सीधा ग्रेडियंट देखना है। क्या है ग्रेडियंट, लाइन सीधी है, ग्रेडियंट कांस्टेंट है, तो फोर्स कांस्टेंट है। यू नो यहां क्या होगा, यहां टाइम ऑन एक्स एक्सिस, मोमेंटम ऑन वाई एक्सिस, फोर्स ऑन ग्रेडियंट, whatever is gradient same is force, gradient is what, constant, तो force is what। तो आप gradient is constant के लिए पहले डेल्टा x और डेल्टा y देखेंगे, नहीं ना, आप ग्राफ की पूरी शक्ल देखेंगे। तो आपने क्यों कहा कि डेल्टा t इंक्रीज हो रहा है और डेल्टा p डिक्रीज हो रहा है, तो f पता नहीं क्या हो रहा होगा, आप गलत सोच रही हैं, ठीक है। आगे चले जनाब साहब, असल में अब मैं इसको ना ग्राफ, हानिया बेटा सुनिए, अब मैं मैथ्स में से निकल के समझाऊंगा। टाइम तो इंक्रीज नहीं होता, टाइम ट्रेवल हो रहा होता है, टाइम टिक टिक हो रहा होता है, इसको हम कभी नहीं कहते टाइम इज इंक्रीजिंग, हम कहते टाइम इज ट्रेवलिंग, ठीक है। मोमेंटम इज डिक्रीजिंग, टाइम को कभी भी ना कहना कि टाइम इंक्रीज हो रहा है, टाइम तो ट्रेवल हो रहा है। मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, मोमेंटम चेंज हो रहा है, हाँ मोमेंटम चेंज हो रहा है तो फोर्स होगी। मोमेंटम टाइम के साथ कैसे चेंज हो रहा है, मोमेंटम का टाइम के साथ वेरिएशन कैसा है सर, स्ट्रेट लाइन जैसा है, तो फोर्स कैसी है सर, कांस्टेंट जैसी है, ठीक है। तो हम असल में जो थ्योरेटिकल गलती है वो क्या है कि मोमेंटम डिक्रीज हो रहा है, टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो एक का डिक्रीज हो रहा है, दूसरे का इंक्रीज हो रहा है, आप यहां इंक्रीज डिक्रीज में फंस जाएंगी जाकर, ठीक। एनीथिंग एल्स प्लीज, ये शीट दे दे इनको, आगे दे दो, मुझे दे दो। इसको एक दफा जरा खुद देख लो कि इसमें से रीसेंट वाली कौन सी है और पुराने वाली कौन सी है, या इन दोनों को मिक्स करें तो 2 वर्कशीटें दी हैं उन्होंने, चेक करो क्या ठीक है, सीक्वेंस बना के इसका भी प्रिंट ला के दो, पूरी क्लास को चाहिए। सो भाई क्वेश्चन नंबर 1 में किसी के पास कोई सवाल है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं जनाब साहब, मैंने अपनी तरफ से उसको कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 पे जाएंगे तो आई होप आप उसको करने के काबिल होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाएंगे, अच्छा 3 में वैसे एक फटा है, 3 पे जाएं, बस एक बात याद रखिए, 3 में जाके जो ऑब्जेक्ट ए है प्लीज उसकी स्पीड बताएं क्या है, वहां 3.6 से पीछे लिखें प्लस, उसको लिखें प्लस 3.6। जो बी की इनिशियल स्पीड है वो क्या है, मैंने तो स्पीड पूछी है, वो तो 1.2 है। बी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, वो -1.2 है, ठीक है जी, स्पीड उसकी 1.2 थी, वेलोसिटी -1.2 है, तो वहां जाके लिखिए -1.2। और जो आफ्टर कोलिजन दोनों का v है वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो इसको ध्यान में रखना है, इक्वेशन जब बनाएंगे तो ध्यान में रखना है इसको। क्वेश्चन नंबर 4 पे भी यही मसला है, 4 पे भी क्या मसला है जी, ये 0.40 वाली स्पीड को क्या करूं, इसको पॉजिटिव वेलोसिटी कहें, 0.25 वाली वेलोसिटी का क्या करूं, उसके पीछे माइनस लगाएं, खैर जो भी है कर लीजिएगा यार, इसको आगे सारा प्लस माइनस वाला फटा है। मैं आंसर की भेज दूंगा, चेक कर लेना कहां से एक्सप्लेन करना। अगले जितने सवालात हैं उन सारे सवालों में कौन सा फटा है जी, प्लस और माइनस वाला फटा है। आई होप उसमें इतनी बुरी परेशानी नहीं होनी चाहिए, आपसे हो जाएगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएं जी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या चल रहा है, 8 में देयर इज दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, प्लीज टेल मी क्या लिखेंगे, मोमेंटम ऑफ एन, लिखेंगे इट स्टेट्स दैट द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग एनी सिचुएशन ऑफ कोलिजन और एक्सप्लोजन। आइसोलेटेड जब लिख दिया तो उसका मतलब वही है जो आप कह रही हैं, जब मैंने क्या लिख दिया, आइसोलेटेड लिख दिया, इसका मतलब क्या होता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई। अब 2 बातें हैं आपके पास, या तो आप लफ्ज आइसोलेटेड लिख दीजिए
और अगर आप शुरू में आइसोलेटेड लिखना भूल जाते हैं तो एंड पे क्या लिख दीजिए, प्रोवाइडेड दैट नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइज ऑन द सिस्टम। ठीक है जनाब साहब, जगह है तो और भी बातें लिखवा देता हूँ, पूरा चैप्टर लिख देता हूँ। ठीक है जी, जगह पे डिपेंड करेगा कि कितनी मेरे पास स्पेस अवेलेबल है। क्या लिखना है जी, स्टेट्स दैट, लिखो ना भैया, जी भाई लिखना यार, लिख दिए, चलो ये भाई बैठा हुआ है उधर लिख। इट स्टेट्स दैट क्या, टोटल मोमेंटम, देखिए मैंने कल भी आपको कहा था मोमेंटम के पीछे क्या लिखे, टोटल, सिस्टम के पीछे क्या लिखे, आइसोलेटेड, और कांस्टेंट के साथ क्या लिखे, ड्यूरिंग व्हाट। अच्छा वैसे कांस्टेंट के साथ कंजर्व्ड का लफ्ज भी ठीक है, लेकिन वो कहता है कंजर्व मैंने बोला था तो तुम कुछ और क्या दो, हम क्या कहते हैं फिर, कांस्टेंट, ड्यूरिंग एनी सिचुएशन ऑफ कोलिजन भी और एक्सप्लोजन भी। आगे चलें यार। अच्छा ये जो क्वेश्चन नंबर 8 में फटा हो रहा है, फटा क्या हो रहा है, एक बात याद रखिएगा, ये जो मोमेंटम कंजर्व्ड होता है ना, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है। क्या होता है जनाब साहब, ये जो लीनियर मोमेंटम के कंजर्व होने की बात है, मोमेंटम इन वन डायरेक्शन कंजर्व्ड होता है। मतलब जितना हॉरिजॉन्टल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होता है बिफोर कोलिजन, उतना ही हॉरिजॉन्टल मोमेंटम होता है आफ्टर कोलिजन। जितना वर्टिकल मोमेंटम होता है आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन, उतना ही वर्टिकल मोमेंटम होता है आफ्टर कोलिजन। जैसे फोर्सेस में इक्विलिब्रियम का सवाल आता था तो हम क्या करते थे, फोर्सेस को रिजॉल्व करके क्या करते थे, फॉरवर्ड फोर्सेस और बैकवर्ड फोर्सेस, मतलब सम ऑफ फॉरवर्ड फोर्सेस इक्वल सम ऑफ बैकवर्ड फोर्सेस, और रिजॉल्व करके सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल सम ऑफ, यहां पर भी क्या करूं फिर मैं, सम ऑफ हॉरिजॉन्टल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ हॉरिजॉन्टल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, एंड क्या, सम ऑफ वर्टिकल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू सम ऑफ वर्टिकल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। एक बात याद रखिएगा, मुझे लगता है ऊपर वाले जुमले में मैं कुछ ऐड कराऊंगा, क्या, इन वन डायरेक्शन वाली बात ऐड करवाऊंगा, लेकिन नहीं, क्योंकि उसने जस्ट मोमेंटम लिखा है। अगर लीनियर लिखा होता, क्या लिखा होता, तो मैं उसको वन डायरेक्शन की भी मिसाल दे देता। कहीं ना कहीं किसी सवाल में लीनियर की बात भी हो रही है, कहां पे, जब लीनियर मोमेंटम का जिक्र है तो आप वन डायरेक्शन की बात कर लीजिए, अदरवाइज मैं न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करना है वन डायरेक्शन को मैं बता देता हूं। पढ़े जरा सवाल को, टू पार्टिकल्स ए एंड बी कोलाइड इलास्टिकली, प्लीज अंडरलाइन द वर्ड इलास्टिकली, as illustrated in figure 5.1. ओके, क्या हो रहा है, ए का मास नहीं गिवन, किधर किधर, जब आखिर में तो मैंने भी पढ़ा ही नहीं है भाई, मैं तो जो जिस लाइन पर हूं तुम लोग 3 लाइनें पहले पहुंच जाते हो, ऐसे नहीं मैथ्स निकालेंगे, पढ़ें जब डेटा आएगा तो उठा के फिट कर लेंगे। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए इज 500 मीटर सेकेंड, नजर आ रहा है, इन द एक्स डायरेक्शन, तो 500 के पीछे प्लस लिख दें, 500 के नीचे प्लस लिख दें, एंड बी इज एट रेस्ट, बी पे लिख दें u इक्वल टू 0, या सिंपल लिखते हैं 0 मीटर पर सेकेंड, क्या लिखते हैं जी, 0 मीटर पर सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ ए आफ्टर द कोलिजन इज va एट 60 डिग्री टू द एक्स डायरेक्शन, नजर आ रहा है, रिजॉल्व कर दें। उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, va cos 60, और वर्टिकल वाला va sin 60। The velocity of b after the collision is vb at 30 degree to the x direction। इसको क्या करें, इसको भी रिजॉल्व कर दें। इसका हॉरिजॉन्टल कौन होगा, vb cos 30, और वर्टिकली डाउनवर्ड क्या होगा, vb sin 30। लेकिन ये वर्टिकली किधर होगा, डाउनवर्ड्स होगा, शायद बाद में मुझे इसका क्या करना पड़े, माइनस वाला हिसाब लगाना पड़े। द मास m ऑफ ईच पार्टिकल, अंडरलाइन द वर्ड m ऑफ ईच पार्टिकल, वो कितना है 1.67 into 10 पावर -20, तो इसका मतलब ये हर दोनों का मास है, ईच पार्टिकल का मास है। पहले तो बताएं व्हाट इज मेंट बाय द पार्टिकल्स कोलाइडिंग इलास्टिकली, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, 3 चीजें मेंशन करनी है।
मोमेंटम कॉमा टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। मैं 3 दफा तो नहीं सकता ना, मोमेंटम इज कंजर्व, टोटल एनर्जी इज कंजर्व, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। 3 लाइनें तो नहीं है, 3 लाइनें होती तो 3 दफा लिखता, एक ही लाइन है तो क्या लिखूं? मोमेंटम कॉमा टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। तो एंड रिजल्ट है, मतलब वो हमारा ना, हमने अपनी मैथमेटिकली क्या था, वो 2 इक्वेशनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो ऐसी कुछ इक्वेशन निकलेगी, वो हमारी हिंट है, मतलब वो डेफिनेशन नहीं है। डेफिनेशन क्या है? ये वाली काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड वाली, हमने उसमें से निकाला हुआ क्या है, लेकिन मुझे लगता है नंबर दे देगा उस पर भी, उन्हीं बातों से निकाला है ना। ये जो मोमेंटम इज कंजर्व्ड और काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, इसी को निचोड़कर हम निकालते हैं ना वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विदाउट सेपरेशन। लिखे तो नंबर मिल जाना चाहिए। फिर हम काइनेटिक एनर्जी सॉल्व करते हैं, ये तो सवाल के नंबरों पे डिपेंड करता है कि मुझे लगता है अगर सवाल के ज्यादा नंबर फील हो रहे हैं तो मैं काइनेटिक एनर्जी पहले पूरी सॉल्व कर लूंगा, पहले वाली और बाद वाली, और चेक कर लूंगा। अगर 1 नंबर हुआ तो मैं वो आप वाला काम है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच चेक कर लूंगा पहले वाली, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन चेक कर लूंगा बाद वाली, और कहूंगा जी नहीं इक्वल। ठीक है, आगे चलें जनाब साहब। बल्कि इस केस में तो मुझे क्या चेक कर लेना चाहिए था, वो क्या बोलते हैं, मैसेज क्या है, इक्वल है। मैसेज अगर इक्वल हो तो क्या होता है, वेलोसिटी तो स्वैप भी होती है, लेकिन बताओ कब होती है? हेड ऑन कोलिजन पर। कब होती है? ये है इलास्टिक जरूर है, शायद हेड ऑन थोड़े टेढ़े एंगल पे लगा है, एक बंदा उधर निकल गया, एक बंदा उधर निकल गया है, शायद जो भी है, जो सवाल मुझसे पूछेगा मैं उतना ही करूंगा अभी। आगे चलें जी। कैलकुलेट द टोटल इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी इनिशियल 1.67 into 10 power minus 27 इंटू क्या 500 प्लस 0। दूसरे वाले का कितना है? 0 है। तो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन आ गया। जो भी वैल्यू है प्लीज वो लिख दीजिए अपने पास। स्टेट एन एक्सप्रेशन, क्या? अंडरलाइन द वर्ड एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ एम। एम क्या है? किसका? दोनों का नहीं, किसी एक का। mass m of each particle, एक का mass m। Va and Vb for the total momentum of A and B after the collision in the x direction। m Va cos 60 plus m Vb cos 30। ये कौन सा वाला है? x वाला है। दोनों में प्लस प्लस आ रहा है, क्यों? दोनों फॉरवर्ड हैं, आप जो मर्जी करें उसके बाद। इन द y डायरेक्शन, y डायरेक्शन में क्या होगा? m Va sin 60 माइनस m Vb sin 30। माइनस क्यों? एक ऊपर था एक नीचे था। अब क्या कहता है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेलोसिटीज Va एंड Vb आफ्टर द कोलिजन। ये जो आपने पार्ट 2 में निकाला है वो क्या है? खड़े में गई, ठीक है, मैं उसको नहीं फॉलो करूंगा, ठीक है जी, मैंने अपने हिसाब से चलना है, ठीक है। उसने शायद प्लस क्यों लिखा होगा, उसने वी बी को अभी डायरेक्शन में कन्वर्ट ही क्यों नहीं किया, प्लस माइनस वी भी लिखा होगा। मैंने आंसर की दी नहीं आपको, आपने निकाली किधर से? तो वो तो खड़े में गई ना, वो तो सुधी सुधी खड़े में जाए, मैं खुद भेजूंगा आपको आंसर की, वहां से देख लीजिएगा। आगे चले जनाब साहब, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? सवाल आपको माइनस सही लगता है कि प्लस सही लगता है? तो फिर क्यों पूछती हैं आप, ठीक है जी। आप मार्क्स स्कीम को क्यों देखें, अपना दिमाग को देखें। मार्क्स स्कीम बंदा तब देखता है जब बंदे को कुछ समझ ना आ रहा हो, ठीक है जी। फिर वहां देता है हाँ जी तुमने क्या कहा है, फिर भी अगर वो कहे नहीं मैं कुछ और कह रहा हूँ, तुम खड़े में जाओ, मैं नहीं तुम्हें मानता, ठीक जी पुत्र। किस खुशी में? खाला का घर है, मैं स्पीड ले लूं, हैं ले लें, फिर सारा काम स्पीड के साथ करें, पिछले सारे सवाल स्पीड के साथ करें। कैसे ले लें बेटा जी? आप अपने आंसर को, ये दुनिया जान का सबसे बड़ा जाहिलपना होगा कि हम अपना आंसर टॉपिकल या मार्क्स स्कीम से मैच कराने के लिए कॉन्सेप्ट को चेंज कर दें। तो ये तो मैं कभी भी नहीं सिखाऊंगा आपको भाई, कॉन्सेप्ट में नहीं चेंज करने दूंगा, ठीक है जी। हाँ, मार्क्स स्कीम पे डाउट वो मैं जरूर क्रिएट कर सकता हूँ, मैं कॉन्सेप्ट पे डाउट नहीं होने दूंगा। कॉन्सेप्ट पे डाउट होगा तो काम खराब हो जाएगा भाई। स्पीड कैसे कर लूँ? वेलोसिटी चल रही है, मोमेंटम है, वेक्टर क्वांटिटी है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी है, मास एंड स्पीड तो नहीं है।
ओ लेवल होता तो सब कुछ चलता है, ए लेवल है, एक छोटी गलती भी नहीं चलेगी, ठीक है। सो अब वैसे पार्ट 4 में सवाल चेक करना, मार्क्स स्कीम वाले ने काम ठीक कर दिया होगा, हाँ जी ठीक कर दिया उसने, तो उसका दिमाग खराब है। पार्ट 3 में कहीं नहीं कर रहा, पार्ट 4 में ठीक कर लिया, पार्ट 4 में माइनस किया हुआ है, हाँ जी जी जी, तो माइनस किया जनाब साहब। पार्ट 4 में करना क्या है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेलोसिटीज VA एंड VB आफ्टर द कोलिजन। क्या करूं, आपने जो इनिशियल टोटल मोमेंटम निकाला है, कितना निकाला है, वो हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल है, तो मैं पता है इक्वेशन क्या बनाऊंगा, सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इन x डायरेक्शन is equal to sum of momentum after collision in x direction. Please make this equation. पहले ये वाली इक्वेशन बनाए जी, sum of momentum before collision in the x direction is equal to sum of momentum after collision in the x direction. अब बताएं जी, in the x direction sum of momentum before collision in the x direction 8.35 minus 25. Sum of momentum after collision in the x direction m VA cos 60 plus m VB cos 30, या बीच में से m क्या कर लें, m कॉमन ले लें, m की वैल्यू क्या है, गिवन है कितनी 1.67 इंटू कितनी इक्वेशन बनेंगी, एक इक्वेशन तो वैसे वाली बन गई है। इसको अगर आप थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, m यहां मल्टीप्लाई, यहां जाकर क्या हो जाएगा, फिर दिस इज वन ऑफ द इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या बनाऊं, नहीं पुत्र जी यही वाली, सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन in y direction is equal to sum of momentum after collision in consideration in y direction. Please tell me what is the sum of momentum before collision in y direction. वर्टिकली तो पहले मोमेंटम था ही नहीं, क्या सीन है उसका, जीरो। सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इन द y डायरेक्शन, y डायरेक्शन का आफ्टर कोलिजन क्या है, m VA sin 60 प्लस माइनस, बल्कि स्पेल ही माइनस लिख दें यार, माइनस m इंटू क्या VB sin 30। इसमें भी क्या कॉमन है, m कॉमन है, m वहां जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड जब डिवाइड होगा तो वो भी क्या होगा, जीरो ही हो जाएगा। जब जीरो हो गया तो क्या होगा, कितनी इक्वेशन है, दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल्स हैं, क्या किया जाना चाहिए, साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहिए। sin 60 cos 60 sin 30 cos 30, कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं, पुट करें वहां से जवाब आएंगे, लगे रहें आगे भी काम हो जाएगा। किसी को मसला तो हाथ खड़ा कर दीजिए जी। इस पे चांद पे जाने का फार्मूला लिखा हुआ है यार बेटा, सम ऑफ मोमेंटम मैंने खुद कर दिए जल्दी जल्दी, एक स्टेप में ठक 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 ठक, कॉमन भी लिया, डिवाइड भी किया, जवाब भी निकाला, सब कुछ किया। आप खुद करें ना, आप इसको समझें इसको ना समझें, ये आप मैं अपने लिए कर रहा हूँ, आपके लिए नहीं कर रहा हूँ। आप 3-4 स्टेप्स खुद करिए, कॉमन लीजिए, m कॉमन आएगा, उसको डिवाइड कराइए, सब कुछ करिए। आप बिल्कुल मुझे डिटो कॉपी क्यों कर रहे हैं, हाँ आप इतने ये वाले सवाल ना पूछें प्लीज मुझसे, कॉन्सेप्ट का सवाल पूछेंगे, ये कैसे निकला है, इक्वेशन बनाई है मैंने, उसमें m कॉमन लिया है, m कॉमन लिखकर m की जगह 1.67 लिखा है, उसको वहां पे जाके डिवाइड कराया है, हो जाएगा, नहीं लगता है हो जाएगा, लगता नहीं है, करें उधर मेरी शक्ल नहीं देखें, सॉल्व करें। ये इक्वेशन लिखनी है, सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इन द एक्स डायरेक्शन कितना था, ये आपने पहले पार्ट में निकाला कि नहीं निकाला है, ये वो आ गया है। सम ऑफ मोमेंटम आफ्टर कोलिजन इन द एक्स डायरेक्शन कितना था,
m इंटू दिस प्लस m इंटू दिस, ये था कि नहीं था? तो बस दैट्स इट, यहां से आके सॉल्व करो। ठीक जी, तो भाई मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी जैसा है उधर भी ऐसे ही कुछ हुआ है। क्वेश्चन 9 की शक्ल देखो बच्चों, ऐसी है ना। क्वेश्चन 10 की शक्ल देखो, 10 में बिफोर कोलिजन किसी एंगल पर आ रहे हैं। 10 में क्या हो रहा है, प्लीज 10 पे जाओ। क्वेश्चन 10 पे क्या हो रहा है, पहले एंगल पर आ रहे हैं, तो जाते कैसे हैं, जाते हैं सीधे। तो ये तो सब रिजॉल्व का गेम है सारे का सारा। फोर्सेस में किया है ना आप लोगों ने रिजॉल्व, बस ये दो इक्वेशन बनानी है आपने हर सवाल में। हॉरिजॉन्टल वाले काम अलग करें, वर्टिकल वाले काम। हॉरिजॉन्टल वाला मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल वाला मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। वर्टिकल वाला मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू वर्टिकल वाला मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। ये दो इक्वेशन सारे अगले सवालों में लगेंगी। हम जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में भी एक्स वाला सवाल अलग कर देते हैं, वाई वाला सवाल, हम तो हर चैप्टर में एक ही काम कर रहे हैं। फोर्सेस में भी क्या करते थे, क्या मकसद है रिजॉल्व करने का, एक्स वाला काम अलग करो, वाई वाला काम अलग करो। प्रोजेक्टाइल में भी क्या करते थे, रिजॉल्व करो, एक्स वाला काम अलग करो, वाई वाला काम अलग करो। इधर भी क्या कर रहे हैं, रिजॉल्व करो, एक्स वाला काम अलग करो, वाई वाला काम अलग करो। ठीक है, वो देता है 2 डायमेंशनल, हम बना देते हैं 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशन में हम मोमेंटम सॉल्व करते हैं। बहरहाल क्वेश्चन 11 में क्या हो रहा है, वो बड़ा यूनिक सिचुएशन है। एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, टक्कर मार के किधर जाएंगे, टक्कर मार के ऊपर, टक्कर मार के ऊपर। तो उसकी मर्जी है, जिधर भी जा सकते हैं। मैंने तो नहीं भेजना, सवाल वाले ने भेजना है। मैंने कराना है आखिरी सवाल। आखिरी सवाल में मुझे लगता है ये क्या हुआ है, एक्सप्लोजन हुआ है। क्या हुआ है, दिस इज सम एक्सप्लोजन। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस एक्सप्लोजन जी, इसको आप खुद करिएगा। मैं जरा नॉर्मल से एक्सप्लोजन नोट्स में कराना चाहता हूँ। नोट्स में जाइए, नोट्स पे जाइए। इमरान वाली साइड मिटा दो यार। वो 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 10 या 1000 पीसेस में टूट कर उधर 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 जिधर भी जाना चाहता है चला जाता है। मैं जिस एक्सप्लोजन की बात करूंगा, मैं शायद उसकी बड़ी आसान तरीन एग्जांपल लूंगा। एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट लूंगा और कहूंगा जी वो क्या करता है, वो दरमियान मतलब एक्सप्लोड करता है इनटू 2 पीसेस। तो अगर वो एक्सप्लोड करता है इनटू 2 पीसेस, क्या होगा, एक पीस अगर उधर चला गया तो दूसरा पीस उधर चला जाएगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस पर भी अप्लाई होगा। कैसे, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर एक्सप्लोजन इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो जरा प्लीज लिखिए, लिखना है पुत्र, लिखना है, मैं समझाऊंगा आगे। इफ अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, if a stationary object explodes into 2 pieces, if a stationary object explodes into 2 pieces, then the momentum of the system, remains conserved. कैसे, अगर मैं कहूं कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये जब एक्सप्लोड हुआ, इसका ये वाला पीस और ये वाला पीस जो है वो, इफ आई से दिस इज 1m and this is 3m, if it explodes and 1m वाला piece travels to this side, 3m वाला piece travels to this side. पहले टक्कर मारने से पहले मैंने क्या कहा था, if a stationary object, टक्कर मारने से पहले मोमेंटम क्या होगा, 0। क्या होगा, टक्कर मारने के बाद मोमेंटम क्या होगा, 0। कैसे, क्या इक्वेशन बनेगी, जरा सुनिएगा गौर से जनाब साहब। मैं अगर कहूं कि दिस पार्ट इज नोन एज ए, दिस पार्ट इज नोन एज बी, इसकी वेलोसिटी कर देता हूं क्या, वी ए, इसकी वेलोसिटी कर देता हूं क्या, वी बी। सम ऑफ मोमेंटम
before explosion is equal to sum of momentum after explosion. Please tell me, what is the sum of momentum before explosion? System was stationary, it was zero. किसको मसला है इस बात से? What is the momentum after collision? इस वाले का मोमेंटम कितना है? इस वाले का मैं मास क्या नाम रख दूँ? What if I tell you कि इसका मास जो है वो, वैसे तो मैंने एक काम करते हैं, 3m है कि 1m है वो बाद में करूंगा. Call this ma, call this mb. एक बात मैंने डायग्राम में दिखाने की कोशिश की है कि जिसका मास कम है उसकी स्पीड ज्यादा है, जिसका मास बड़ा है उसकी स्पीड. पता मैंने ऐसा क्यों किया है? अभी देखेंगे जरा. इसका मोमेंटम किस तरफ है? टू द राइट, तो पॉजिटिव हो गया. प्लस इसका मोमेंटम किधर है? टू द लेफ्ट, तो क्या करूं? माइनस एम ए इंटू वी ए हो गया. ऐसे लिख सकता हूं भाई? किसको मसला इस बात से? एनीवन? वन लास्ट थिंग, वो जो माइनस हो रहा है यहां जाकर क्या हो जाएगा? एम ए वी ए इज इक्वल टू एम बी वी बी. Now what? If I want to find the ratio of velocities, VA over VB, उसको उधर ले, इसको उधर ले जाएं, is equals to MB over MA. LOG. एक नई इक्वेशन भी आ गई है. वैसे तो मैंने मोमेंटम को कंजर्व किया था, लेकिन मोमेंटम को कंजर्व करने से अपने दिमाग से कीजिए इक्वेशन, अपने दिमाग से कीजिए, मैथ चल रही है. मोमेंटम को कंजर्व किया, इधर लिखा 0, उधर लिखा MAVA प्लस माइनस माइनस MBVB, और जो माइनस MBVB माइनस MAVA उसको उठा के इधर ले आया तो प्लस हो गया. फिर इधर से VA ओवर VB किया, उधर MB ओवर MA हो गया. किसी मसला इस बात से? ये क्या रेशो निकली है? व्हाट इज मेंट बाय दिस रेशो? VA ओवर VB इज इक्वल टू MB ओवर MA. क्या सीन है इसका? सर वेलोसिटीज की जो रेशो है वो मास के रेसिप्रोकल रेशो के बराबर है. मतलब जिसका मास ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी, अगर इसका मास 3m था और इसका मास 1m था तो इसकी वेलोसिटी 1v होगी, तो उसकी वेलोसिटी 3v होगी. क्यों? मास की रेशो और वेलोसिटीज की रेशो रेसिप्रोकल तरीके से एक दूसरे के इक्वल हैं. मतलब अगर मासेस a के बड़े हैं, मतलब मास a का बड़ा है तो वेलोसिटी b की बड़ी होगी. किसी को मसला है? एक काम करें, द ratios of the velocities, the ratio of velocity is equal to the ratio is equal to the reciprocal of ratio of masses, is equal to the reciprocal of the ratio of their masses, reciprocal of the ratio of their masses, reciprocal of the ratio of their masses. यहां तक किसी को परेशानी है भाईजान? एनीवन? दैट्स इट जनाब साहब. यहां पे जाकर आपका ये मोमेंटम वाला और कोलिजन्स वाला, इलास्टिक और इनइलास्टिक वाला, एक्सप्लोजन्स वाला काम खत्म होता है. यू हैव गॉट अ वर्कशीट. इस वर्कशीट की प्रॉब्लम्स कराऊंगा मैं कब? कल इसकी वर्कशीट की प्रॉब्लम्स होंगी, और शायद आपके लिए एक MCQs वाली वर्कशीट है वो भी तैयार हो रही है, वो शायद कल ही मिल जाएगी आपको. अभी तो मेरा ख्याल से प्रिंट नहीं हुई होगी, कल तक मिल जाएगी जनाब साहब. देन व्हाट? देन यू विल